हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे लेक्चर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन पर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि किसी भी डाइपोल के द्वारा एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कितना होता है वो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में देख रखा है। इस चैप्टर में हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा चार्जेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है, साथ ही साथ एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट कीजिए और उन वीडियोज़ को आप एक्सेस कीजिए। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रॉड साइड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगातार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक डाइपोल होता है, उसके अंदर मतलब उसमें दो पोजीशंस होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन, यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो वाला। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसी ब्रॉड साइड पोजीशन पर चाहे कोई भी बिंदु हो, किसी भी बिंदु पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि ब्रॉड साइड पोजीशन आखिर कहते किसको हैं। हालांकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रॉड साइड पोजीशन पे भी बात की थी, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द इमेजिनरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड ब्रॉड साइड पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। कोई भी एक बिंदु है जो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित है, तो उस बिंदु का जो स्थिति होगा वो ब्रॉड साइड पोजीशन का कहलाएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ये एक रेड डॉट है और यहाँ पे एक रेड डॉट है। ये सपोज मान लिया जाए -q चार्ज और ये हमारा हो जाएगा +q चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इस पर हमने बात की थी कि जब दो चार्ज एक समान परिमाण वाले दो चार्ज अलग अलग साइन के हों और जब एक निश्चित दूरी से, यानी कि निश्चित दूरी d से जब वो अलग हों, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को, उस तरह के छोटे से डाइपोल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में उसका एक सेंटर होता है उस सेंटर को हम लोग कहते हैं O। ठीक है, उस सेंटर को कहा जाता है O, और इस सेंटर से होते हुए इसके एक्सिस के परपेंडिकुलरली एक इमेजिनरी लाइन जाता है। इस लाइन पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है, सपोज़ यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है, तो हम कहेंगे कि ये जो बिंदु P है वो इस पूरे डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित है, यानी कि इस बिंदु का जो स्थिति हो जाएगा वो ब्रॉड साइड पोजीशन का हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं जो एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी कि ऐसा लाइन जो सबसे पहला नंबर सेंटर से होकर जाए और दूसरा नंबर की डाइपोल को आधा आधा पार्ट में बांट दे। बाइसेक्टर मीन्स जो दो भाग में बांट दे, इक्वल भाग में। ठीक है, सो यहाँ पर अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा, चाहे P बिंदु हो या फिर यहाँ पे कोई बिंदु हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी कोई बिंदु हो इस लाइन पे, तो हम कहेंगे कि उस जो बिंदु है उसका स्थिति ब्रॉड साइड पोजीशन का होगा। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन बिंदुओं पे, चाहे कोई भी एक बिंदु को हम लोग रैंडमली ले लेंगे, इस पर डाइपोल के द्वारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल का जो एक्सियल पॉइंट होता है, यानी कि डाइपोल का जो एक्सिस होता है, इस तरीके से ये हमारा कहलाता है एक्सिस। सो एक्सिस पर सपोज अगर कोई बिंदु हो यहाँ पे P, तो इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अब यही बिंदु उसके ब्रॉड साइड पोजीशन पर है, वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो चलिए
यहाँ पर हमारे सामने आ गया डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन, यानी कि ब्रॉड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब ध्यान से इसको समझिएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q और +q वाला, -q +q। सो ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ है +q और इस तरफ है -q। हालांकि डाइपोल की स्थिति कैसे भी हो सकती है, आप रैंडमली इसको -q इसको +q ले सकते हैं। यहाँ पर ये +q है और ये -q है, उससे कोई समस्या नहीं है। सो यहाँ पर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम है लेकिन ऑपोजिट हैं, नेचर में वो ऑपोजिट हैं, उनका एक सेंटर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक सेंटर है जिसको हम लोग कहेंगे O। इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाता है O से लेके P तक, ठीक है। और इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आगे भी जाता है इस तरीके से। यही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ पर, इस पर एक बिंदु स्थित है P। हमें ज्ञात करना है कि इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो एंड ऑन पोजीशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात किया था। जो एंड ऑन पोजीशन था उसमें एक्सिस पर एक बिंदु था P, ठीक है। उस पर अगर हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना था तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले +q चार्ज से, यानी कि +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था, साथ ही साथ -q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था और दोनों का वेक्टर सम कर दिया था। यानी कि अगर ये -q चार्ज है तो ये हमारा E नेगेटिव हो जाएगा और ये अगर +q चार्ज है तो ये हमारा हो जाएगा E पॉजिटिव, और दोनों का वेक्टर सम जो है E नेट इज इक्वल टू वो आ जाएगा हमारा E प्लस E माइनस। दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो हमारा टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। P बिंदु पर -q चार्ज द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, P बिंदु पर प्लस चार्ज द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। ठीक उसी तरीके से एंड ऑन पोजीशन के जैसा ही ब्रॉड साइड पोजीशन पर भी हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले +q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो जब वेक्टर सम करेंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले +q और -q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं उनको निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी चार्ज द्वारा, यानी कि किसी भी पॉइंट चार्ज द्वारा, सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, एक यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है R और यहाँ पर एक बिंदु है P। तो ये जो चार्ज है यहाँ पर, इस चार्ज से बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा KQ/R², ठीक है। जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और बाई जो दूरी है उसका स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर एक चार्ज यहाँ पर है +q और एक दूसरा चार्ज है यहाँ पर -q और बिंदु है P, तो अगर हम लोग +q से बिंदु P तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले Q और P के बीच का जो ये दूरी है उसको फाइंड करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर -q से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बिंदु P तक तो हमें बिंदु P से -q के बीच की दूरी को ज्ञात करना होगा। हमें दोनों दूरियां चाहिए ताकि हम लोग +q और -q दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकें। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर निकलता है, और यहाँ पर मेरे पास माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यानी कि अगर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होगा, तो एक प्लस का होगा और एक माइनस का। तो प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा +q चार्ज से बाहर की ओर, यानी कि कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। सो ये वाला जो मेरा एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताता है जो प्लस चार्ज से आता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ एक एरो है और ये जो एरो है यहाँ पर ये बताता है कि माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यानी कि अंदर की तरफ। माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है। तो यानी कि दो तरह का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई नेगेटिव। बाद में हम लोग ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों का जब वेक्टर सम कर देंगे तो हमारा एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नेट।
और वही होगा हमारा ब्रॉड साइड पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले डिस्टेंस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटर से जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस को हम लोगों ने R लिया था। यहाँ पे भी हम लोग सेंटर से जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग R लेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज से सेंटर के बीच का डिस्टेंस L होता है और जो माइनस चार्ज है उसका डिस्टेंस भी यहाँ पे L होता है, दो अलग अलग पार्ट में होता है। तो अब आप एक बात बताइए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक हो गया P से लेके O और प्लस Q तक, और एक P से लेके O माइनस Q तक। ये हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अगर हमें दूरियाँ चाहिए प्लस Q से P तक, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो क्या इस दूरी को यानी कि प्लस Q चार्ज से P तक के दूरी को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं √R² प्लस L²? ठीक है, ये बेसिक सा पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर ये हमारा बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ तो हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस बराबर हो जाता है √अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो R है और बेस जो है वो L है, तो √R² प्लस L² ये दूरी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस साइड भी जब हम माइनस चार्ज से बिंदु P के बीच का दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे परपेंडिकुलर R ही है और डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर से माइनस Q तक L है। तो यहाँ पे ये जो दूरी है वो भी हो जाएगा R² प्लस L²। तो दोनों दूरियाँ हम लोगों ने देख ली कि यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q दोनों से जो दूरियाँ हैं वो सेम है, यानी कि सबसे पहला डिस्टेंस अगर हम सेंटर O से P तक लें तो सेंटर से बिंदु P तक डिस्टेंस हमारा R होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग प्लस चार्ज से डिस्टेंस लें यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सो पॉजिटिव चार्ज से अगर हम लोग डिस्टेंस लें तो वो हो जाएगा हमारा √R² प्लस L²। और साथ ही साथ निगेटिव चार्ज से भी अगर डिस्टेंस लें, यहाँ पे एक ही साथ हम लिख देते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से भी अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो दोनों तो सेम ही है √R² प्लस L²। अब एक एक करके क्या करते हैं कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है KQ/R² होता है। सो E पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे KQ/, और जो हमारा डिस्टेंस है चार्ज से बिंदु P का, तो चार्ज यहाँ पर है और बिंदु P यहाँ पर है, तो जो डिस्टेंस है वो है √R² प्लस L²। इसका हमें स्क्वायर करना है, KQ/R² होता है तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कि E पॉजिटिव इज इक्वल टू KQ/, अगर √अंडर का होल स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ पे बच जाता है R² प्लस L²। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि माइनस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। सो माइनस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा E नेगेटिव इज इक्वल टू K mod Q, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं और डिस्टेंस सेम है, सो R² प्लस L² और दोनों का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे E नेगेटिव का भी वैल्यू आ जाएगा K mod Q/R² प्लस L²। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब चूँकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, और यहाँ पे देखिए कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो एक समान है। यहाँ पे भी KQ/R² प्लस L² है और यहाँ पे भी KQ/R² प्लस L² है, लेकिन मैग्नीट्यूड समान होते हुए भी दोनों की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हैं।
तो हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर ज्ञात करना हो तो हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, ऊपर ई पॉजिटिव को और ई नेगेटिव को, दोनों को वेक्टर एडिशन करना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। हमें उनका डायरेक्शन जो है वो रिजॉल्व करना होगा ताकि हम उनके एक्स कंपोनेंट को जोड़ सकें और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकें। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर इसी अपैरेटस को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा इतना अपैरेटस है इसको हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे एक बिंदु P है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जो लाइन है, सॉरी, यहाँ पे बिंदु P से जो डॉटेड लाइन है वो सेंटर तक जाता है। तो सेंटर तक जाने कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा सेंटर O हो जाएगा। साथ ही साथ ये वाला जो लाइन है ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है जो पॉजिटिव चार्ज से आता है, और ये जो एरो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है जो नेगेटिव चार्ज से आता है। यानी कि इस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ इधर है पॉजिटिव चार्ज। सो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और उधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना है, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका दो कंपोनेंट और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका दो कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से आता है यानी कि ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो है ई प्लस, ठीक है। इसका टोटल दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट कहने का मतलब जैसे कोई अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसके पास इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट और एक होगा इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कहने का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस में, इस तरह से एक्स एक्सिस में उसका कितना भाग है। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर है, तो एंगल अगर ये थीटा बना रहा है तो नीचे वाला जो हो जाएगा वो हमारा ए एक्स हो जाएगा और ऊपर वाला ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाई, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो हमारे पास ई एक्स है इस तरीके से, तो यहाँ पे ई एक्स का भी दो कंपोनेंट आएगा। तो जो आधार होगा यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगा हमारा ई एक्स, और जो परपेंडिकुलर ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कहलाएगा हमारा ई वाई। ठीक उसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका भी दो कंपोनेंट होगा। ये नीचे की तरफ है इस तरीके से, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यानी कि ई एक्स, और एक कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ वाई डायरेक्शन में यानी कि इसको बोलेंगे ई वाई, और जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई पॉजिटिव का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी दाएं तरफ है, और ई जो नेगेटिव है यहाँ पे उसका भी एक्स कंपोनेंट दाएं तरफ है, दोनों इस साइड है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का वाई कंपोनेंट देखें तो एक का वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, और दूसरे का वाई कंपोनेंट जो है वो नीचे की ओर है क्योंकि ई नेगेटिव जो है उसका डायरेक्शन नीचे है, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका ई वाई हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ई प्लस और ई माइनस का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों का जो एक्स कंपोनेंट है उनका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एंगल जो है दोनों सेम बना रहा है, थीटा और थीटा। यहाँ पर हम लोग एंगल को भी देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चार्ज था प्लस क्यू चार्ज और एक चार्ज था नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो बिंदु P जो है उससे जो हम लोगों ने लाइन खींचा √r² प्लस l², उसका ये एंगल थीटा है। तो जितना एंगल बिंदु P प्लस क्यू चार्ज से बनाएगा उतनी ही दूरी पर तो ये भी है, तो एंगल इसका भी हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे एक जो तिर्यक लाइन होता है वो दो समांतर लाइंस को, समांतर रेखाओं को एक समान कोण बनाते हुए काटता है, ठीक है। सपोज़ अगर हमारे पास इस तरीके से दो लाइन है, तो इन दो लाइंस में अगर सपोज़ एक लाइन इस तरीके से दोनों को काटते हुए जाए तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे जो अगर हम लोगों ने इसको थीटा माना है तो हम लोग ये जो बिंदु P को ऐसे काटते हुए जा रहा है ऐसे, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड कर देते हैं। ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा, सॉरी, ठीक है।
तो ये एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक समांतर रेखा है और ये हो गया हमारा इस तरीके से तिर्यक रेखा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक उसी तरीके से प्लस माइनस क्यू चार्ज बिंदु P से जो एंगल बना रहा है वो भी थीटा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित है बिंदु P। तो इससे बनने वाला एंगल और इससे बनने वाला एंगल सेम होगा। एक तरह का समद्विबाहु त्रिभुज है ये, माइनस क्यू प्लस क्यू और P का। तो ये और ये एंगल जो है वो सेम होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल थीटा है, सो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल से जो नीचे वाला ये एंगल हो जाएगा वो भी थीटा हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो E माइनस है यहाँ पर, उसका एंगल इस वाले थीटा से सेम होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इन दोनों को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के रूप में तोड़ते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे पास यहाँ पे ये थीटा होता है और नीचे वाला भी थीटा होता है, और ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उन दोनों के कंपोनेंट्स को हम लोग बांटेंगे। तो अगर हम सबसे पहला देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो वो दो कंपोनेंट में बढ़ जाएगा। एक रहेगा EX, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज का होगा, और एक होगा EY। हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं EX और पॉजिटिव Q और प्लस EY पॉजिटिव Q, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और पॉजिटिव चार्ज का ही वाई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, हम लोग इसको I और J के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम डायरेक्शन को थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो हम लोग इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं। ये एक्स कंपोनेंट का वेक्टर हो गया, ये वाई कंपोनेंट का वेक्टर हो गया। I और J भी लिख सकते हैं, क्योंकि I जो होता है एक्स कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, I कैप, और J कैप जो होता है वो वाई कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर होता है। सो अगर हम लोग इसका फिगर पा रहे हैं कि ये मेरा हो गया नेट इलेक्ट्रिक E पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड EX, और ये हो गया हमारा वाई कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड EY, और ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो सेकंड है, सेकंड वाला, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E नेगेटिव बराबर EX, ये भी वेक्टर, और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव और प्लस EY, इसका भी वाई कंपोनेंट होगा नेगेटिव चार्ज का। मतलब नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका भी यहाँ पे वाई कंपोनेंट होगा और एक्स कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव E नेगेटिव, वो इस तरीके से है नीचे की ओर। तो ये हो गया हमारा E नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका एक्स कंपोनेंट है EX, जिसको हम लोगों ने EX माइनस क्यू लिखा है, और उसका भी वाई कंपोनेंट है इस तरीके से EY। ठीक है, माइनस क्यू का। तो अब यहाँ पे देखिए कि जितना EY ऊपर की ओर होगा, यानी कि पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना ही EY नीचे की ओर होगा। कहने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका। तो ये दोनों वाई कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, तो हमें यहाँ पर उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा था कि अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, यानी कि E पॉजिटिव का और E नेगेटिव का। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला है ही, लेकिन यहाँ पर हमें उन दोनों के जो एक्स कंपोनेंट है और दोनों का जो वाई कंपोनेंट है उन सबको भी आपस में जोड़ना होगा। यानी कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट या सिर्फ वाई कंपोनेंट में नहीं होगा, बल्कि एक्स कंपोनेंट से जुड़ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और नेगेटिव का एक्स कंपोनेंट दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे EX पॉजिटिव Q और EY पॉजिटिव Q, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज का हो गया। साथ ही साथ EX नेगेटिव Q, और यहाँ पे हमें EY नेगेटिव Q को घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल
इसके डायरेक्शन के उल्टा है। जो ऊपर वाला y कंपोनेंट है हमारे पास, उसके डायरेक्शन से ठीक उल्टा है। समझ लीजिए कि ऊपर वाला का जो डायरेक्शन है वो जे कैप है और नीचे वाले का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जे कैप है। तो दोनों का डायरेक्शन जो है आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर हम सबको वेक्टर के रूप में लिखें, यहाँ पे वेक्टर वेक्टर, तो हम सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहाँ पे जोड़ देंगे वेक्टर में। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बारी आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो प्लस वाला मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वाई कंपोनेंट है वो, और ये जो माइनस चार्ज का वाई कंपोनेंट है वो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो जो हमारा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिर्फ बच जाएगा दोनों का एक्स कंपोनेंट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का एक्स कंपोनेंट और बच जाएगा नेगेटिव चार्ज का भी एक्स कंपोनेंट, दोनों का एक्स कंपोनेंट बच जाएगा। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि वाई कंपोनेंट उतना ही नीचे होगा, तो वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, ठीक है। यानी कि ये वाई कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ एक्स कंपोनेंट दोनों एक ही दिशा में है यानी कि दाएं तरफ है, तो दोनों जुट के ये और ज़्यादा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, डबल दे देगा, ठीक है, यानी कि ये 2EX दे देगा। सो यहाँ पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया कि जो पॉजिटिव चार्ज का एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और नेगेटिव चार्ज का एक्स कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब आप ऐसे समझिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, हमारे पास ई पॉजिटिव का फॉर्मूला है KQ/R² + L², और यही हमारा निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला है, ठीक है, KQ/R² + L²। हम लोगों ने यहाँ पे दो इक्वेशंस निकाल के रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे और एक नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज के लिए। तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अगर हमें इनको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में बदलना है तो बदलने के लिए हमें ट्रायंगल रूल को लगाना पड़ेगा। ट्रायंगल रूल कहने का मतलब कि अगर सपोज़ यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से और ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली इसमें हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। तो अगर हमें हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर के रूप में लिखना है तो हाइपोटेनस बराबर हो जाता, सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर बराबर हो जाता है हाइपोटेनस साइन थीटा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस साइन थीटा। उसी तरीके से जो बेस हो जाता है वो हो जाता है हाइपोटेनस कॉस थीटा, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। सो यहाँ पे ये इन दो रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव के लिए, इन दोनों का हमको एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो ये दोनों अपने अपने ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम करेंगे, यानी कि ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसका हाइपोटेनस ई पॉजिटिव है और बेस है हमारा एक्स कंपोनेंट। ये जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रायंगल है उसमें इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ है और वाई कंपोनेंट यहाँ है। सो वाई कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा सिर्फ एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट का जो रिलेशन होता है हाइपोटेनस के साथ वो कॉस थीटा का होता है, यानी कि ई वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी ई प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा EX-Q बराबर E- कॉस थीटा। सो अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट को जोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ई नेट बराबर, अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड में लिखें, मैग्नीट्यूड में, सो ई नेट बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे EX तो हम लोग लिख ही रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग अलग लिख देते हैं। जो एक्स कंपोनेंट का पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा, और जो वाई कंपोनेंट का, सॉरी, नेगेटिव चार्ज का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू हो जाएगा E नेगेटिव कॉस थीटा। किसी भी हाइपोटेनस का अपने बेस के साथ कॉस थीटा का रिलेशन होता है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को इस वाले इक्वेशन में रख देंगे क्योंकि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा E पॉजिटिव कॉस थीटा और प्लस E नेगेटिव कॉस थीटा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट्स को जोड़ा है, वाई कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो गए। तो अब इसके बाद
जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और प्लस के क्यू का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसका एक्स कंपोनेंट और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसका एक्स कंपोनेंट, दोनों आपस में बराबर है तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो ये अगर वैल्यू सेम है तो ये 2 से गुना हो जाएगा, 2 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं इस फिगर से। ये जो हमारे पास यहाँ पे फिगर है यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं कि जो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, आप ये ट्रायंगल देखिए प्लस क्यू चार्ज पी और ओ, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पे एंगल है थीटा हमारा। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे लेंथ है एल और हाइपोटेनस यहाँ पे है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ये हो जाता है हमारा इस ट्रायंगल से कॉस थीटा का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हम लोग उसमें जाके पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा ई नेट का, ई नेट ये तो हो जाएगा इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो 2 इंटू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर जो लेंथ है बेस बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ से आया कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉस थीटा लिखा था इसका वैल्यू ऊपर से आया, वो जो ट्रायंगल था यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एल और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाता है एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू 2 तो गुना में ही है, सो यहाँ पे हम 2L लिख सकते हैं बाई यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो पावर में 1 है और यहाँ पे रूट में है, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को पावर में आधा लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट होता है तो उसके पावर में हाफ होता है। अब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, बताइए Q इंटू 2L तो हमारा डाइपोल मोमेंट है, Q इंटू 2L तो हमारा डाइपोल मोमेंट P के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट होता है माइनस से लेके प्लस की तरफ। ठीक है, तो वो हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P और बाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1 है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 है और बीच में इंटू है। तो जब बेस समान होता है और बीच में गुना का चिन्ह होता है तो पावर और पावर आपस में जुट जाते हैं। तो जुट जाने का मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे फार्मूला आ गया के इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का के पावर 1 में आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2। अब हम लोग ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन में लगाया था। यहाँ पर आप देखिए कि जो आर स्क्वायर है हियर, वो आर जो है वो बहुत 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 बड़ा होता है एल से, यानी कि जो सेंटर से डिस्टेंस है पॉइंट पी का वो बहुत ज़्यादा होगा जो डाइपोल का लेंथ है, जो आधा आधा लेंथ होता है उससे। तो पॉइंट जो P है यहाँ पे वो सेंटर से एक्चुअली में इतना दूर होता है कि जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं यानी कि आर स्क्वायर करते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, यानी कि जब आर स्क्वायर में एल स्क्वायर आपस जोड़ देंगे तो ये जो एल स्क्वायर का वैल्यू है ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि माइन्यूट हो जाता है, मतलब उतना कि इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही। ठीक है, इस पर हम लोगों ने एंड ऑन पोजीशन पे भी बात किया था कि कैसे आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर के साथ जुड़ते ही लगभग उतना ही वैल्यू देता है जितना कि उसका अपना वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसमें अगर वैल्यू रखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ पे देयरफॉर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है
वो आ जाता है k इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बदले हम लोग यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर लिखेंगे और बाई में पावर में हो जाएगा 3/2। इसी को अगर हम लोग आगे लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा ई नेट बराबर k इंटू पी बाई आर स्क्वायर इंटू 3/2, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा। सो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू k इंटू पी बाई आर क्यू। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन, यानी कि ब्रॉड साइड पोजीशन पर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम इस फार्मूला से ज्ञात कर लेते हैं। ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई ब्रॉड इज इक्वल टू के का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बटा आर क्यू। ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग इसको एक्स कंपोनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑल्सो एक्स कंपोनेंट को हम लोग कॉस थीटा के रूप में लिखते हैं। सो ई ब्रॉड का बहुत जगह पे ये वैल्यू भी दिया हुआ रहता है कि के पी और कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आर क्यू। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी सही है। अब आप कहिएगा कि ये कॉस थीटा कहाँ से आया, कॉस थीटा को तो हमने L/√R² प्लस एल स्क्वायर लिख दिया था। तो यहाँ पे ये है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो बिंदु P से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बनाता तो cos 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका वैल्यू हो जाएगा वापस से ये वाला ई ब्रॉड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू। तो ये फार्मूला भी सही है और ये फार्मूला भी सही है। ये जो है ये ब्रॉड साइड पोजीशन पे निकालने का फार्मूला है, और ये फार्मूला जो है ये ब्रॉड साइड का नहीं है, ये किसी भी पॉइंट का मतलब जो ब्रॉड साइड में आता है उस पर निकालने का ये फार्मूला है, जहाँ पे मतलब थीटा जो है वो वेरिएबल होता है, थीटा चेंज करता रहता है। ठीक है। सो हम लोग इसको ई नेट लिख देते हैं। और ये वाला जो फार्मूला है ये ब्रॉड साइड के किसी भी बिंदु का निकालने का फार्मूला है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने एंड ऑन पोजीशन वाला डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप चैनल को दोबारा विजिट कीजिए और एंड ऑन पोजीशन को पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है। ये ब्रॉड साइड पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपसे 5 मार्क्स का पूछेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से लेक्चर्स देखते रहिएगा और अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।